दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सोचते हैं कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, हमेशा, या फिर हमेशा सत्ता में रहने के कोई जुगाड़ किए जा रहे हैं, कोई प्रबंध किया जा रहा है? एक बात मुझसे काफी वक्त पहले किसी ने बोली थी और वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो सरकार है वो सबसे ज्यादा हार से डरती है क्योंकि ये सत्ता के बिना रह नहीं सकते। मोदी पिछले 22 साल से दोस्तों सत्ता के शीर्ष पर हैं। पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। 22 साल बहुत लंबा वक्त होता है। जब आप इस लेवल पर सत्ता में पहुंच जाएं तो आप किसी भी हाल में सत्ता खोते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन क्या उसकी वजह से आप ऐसे बिल देश में ला सकते हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दें? दोस्तों, आज मैंने सबसे पहले आपके सामने ये खबर रखी कि किस तरह से आज अमित शाह एक बहुत ही कह सकते हैं ऐसा बिल जो कि आप विवाद में फंस गया है, जिसको लेकर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है। वो बिल ये है कि अमित शाह एक ऐसा बिल पेश करने वाले हैं जिसके जरिए जो केंद्र की राज्य सरकारें हैं, उनके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनको पीएम को भी उसमें रखा गया है, पीएम की कुर्सी को, अगर उन पर कोई आरोप लग गए और वो 30 दिन के लिए हिरासत में रह गए और ऐसे आरोप हैं जिन पर 5 साल की जेल हो सकती है, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को भी इसमें जोड़ा गया है। सब जानते हैं हमारे देश में पीएम को तो कौन ही हाथ लगा सकता है। ऐसा नहीं कि मोदी को, कोई और पीएम बनेगा तो भी नहीं हाथ लगा सकता। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों विपक्ष एकजुट हो गया है। इनफैक्ट ओवैसी जैसी पार्टियां भी, ओवैसी भी खुलकर आज संसद में बोल रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। इसको ऐसा लगता है कि हमेशा सत्ता में रहेगी या फिर हमेशा सत्ता में रहने का जुगाड़ कर दिया। दोस्तों, इस मुद्दे पर आज अमित शाह संसद में बिल पेश करेंगे। हालांकि उनके बिल को लेकर भी विपक्ष ने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम दे दिया है, वार्निंग दे दी है। वो वार्निंग मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुकी हूं। विपक्ष के सांसदों ने साफ कह दिया है कि अमित शाह बिल पास तो छोड़िए, बिल पेश भी करेंगे तो उनके हाथ से छीनकर हम बिल फाड़ देंगे, टेबल कुर्सी तोड़ देंगे, लेकिन ये बिल हम पेश नहीं होने देंगे। हालांकि आज केवल बिल पेश हो रहा है, उसके बाद संसदीय कमेटी में जाएगा, लेकिन इसका जबरदस्त तरीके से हर विपक्षी दल विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा अधिकार जो है आप एक तरह से न्यायपालिका को दे रहे हैं, दूसरा अधिकार आप राज्यपाल को दे रहे हैं। इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है दोस्तों। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? केंद्र की सरकार के पास अपने अधिकार है, ऑफ कोर्स केंद्र की सरकार तो बहुत ताकतवर है, और राज्य की जो सरकार है वो राज्य की जनता चुनती है। अब दोस्तों, हमारे देश में पिछले 11 सालों में ईडी सीबीआई ने कोई विपक्षी पार्टी नहीं छोड़ी। आप जानते हैं कोई भी चुनाव होता है ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। तो विपक्षी कह रहा है कि तो बड़ी आसान हो जाएगा केंद्र सरकार को विपक्षी दल की पार्टियां हटाने का। क्यों? क्योंकि आप को मुख्यमंत्री को किसी भी मामले में फंसाना है, जो कि आप कर सकते हैं। ये टीएमसी भी यही कह रही है, आरजेडी भी यही कह रहा है, ओवैसी भी यही कह रहे हैं। इनफैक्ट प्रियंका गांधी ने भी यही बोला है कि आपके लिए तो फिर किसी को भी पद से हटाना आसान हो जाएगा। आप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएंगे, 31 दिन के लिए उसको हिरासत में रखेंगे, 31वें दिन उसके बाद उसका इस्तीफा हो जाएगा, आप या तो उसकी पार्टी हथिया लेंगे या उसको पद से हटा देंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज संसद में जबरदस्त हंगामा होने वाला है जब ये बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले प्रियंका गांधी सामने आई और प्रियंका गांधी ने इस बिल का विरोध करते हुए अमित शाह को सुनाते हुए कहा, मैं मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को पूरी तरह से कठोर मानती हूं। इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना लोगों की आंखों में पर्दा डालने जैसा है। कल आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्धि के 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, संविधान विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही नहीं देख रहे हैं क्या? वो ये भूल रहे हैं कि ये वो बीजेपी है जो अपने सहयोगियों के सबसे पहले पार्टियां तोड़ती है। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। मतलब ये तो हथियार मिल गया विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष को। दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल के मंत्री, आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन 2 साल तक जेल में रहे। 2 साल तक क्या उनकी हालत हो गई थी जब वो जेल से बाहर आए थे, उनका वेट कितना गिर गया था। दोस्तों, सीबीआई ने इसमें कितनी जांच की थी जांच, आपको याद होगा। अंत में दोस्तों कोर्ट में कोई मामला नहीं बना और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को छोड़ दिया। 2 साल तक ये शख्स अंदर रहा। उसके बाद अंत में कोर्ट में कोई कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ और सत्येंद्र जैन छूट गए। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। तो फिर जब तक, देखिए, आरोप लगना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग बात है। आरोप लगना मतलब आरोप तो कोई भी लगा सकता है, फिर वो केस दर्ज होता है, फिर उसकी जांच होती है। आरोप सिद्ध जब होता है तब सजा होती है, तब आप दोषी हो जाते हैं, आपको दोषी मान लिया गया है। जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हुए, किसी को भी 30 दिन के लिए जेल में डालकर आप
उसका इस्तीफा करवा सकते हैं, कि बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। अब दोस्तों विपक्ष को ये लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पार्टी थोड़ी ठंडी पड़ेगी, लेकिन अब लोग इस बात का डर जाहिर कर रहे हैं कि इसके जरिए तो एक आखिरी कील ठोकी जा रही है लोकतंत्र के सीने में, क्योंकि इसके जरिए तो आप विधानसभाओं को कभी भी खत्म कर सकते हैं। जनता 5 साल के लिए अपनी राज्य की सरकार चुनेगी और उसका 5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया जा सकता है। तो मतलब फिर फेडरल स्ट्रक्चर को सीधा एक हमला हुआ ना दोस्तों। इस पूरे मुद्दे को लेकर अलग अलग लोगों ने देखिए राय लिखी है। पंकज पचौरी ये वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और पीएमओ में काम कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में पीएमओ में काम कर चुके पंकज पचौरी एनडीटीवी के पत्रकार है। इन्होंने इसके लिए बोला है कि ये एग्जिट प्लान है। लोकसभा विधानसभा एक तरह से बड़ी आसानी से उनके लीडर्स को हटाने का एक एग्जिट प्लान है, और एक तरह से आप पूरी जो पावर है वो राष्ट्रपति भवन और राजनिवास में, मतलब राज्यपाल को पावर दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नहीं चुनते ना, मुख्यमंत्री को जनता चुनती है। मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार केवल जनता को है, लेकिन आप राज्यपाल को इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को हटा दें, और आप राष्ट्रपति भवन को इतनी ताकत क्यों दे रहे हैं? दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रपति जो भी हो सर्वोपरि हैं, उनसे ऊपर क्या है, वो सर्वोच्च नागरिक हैं। लेकिन संविधान के मुताबिक जो राष्ट्रपति होती हैं वो कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं, कोई भी हो जाए। लेकिन यहाँ आप ऐसी ताकतें तो ना दे दें जो संविधान में है ही नहीं। तो जो बात बार बार बोली जाती है विपक्ष द्वारा कि ये सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और ये जो कानून है दोस्तों, अगर इसको कानून बनाना है इस बिल को, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब विपक्ष कह रहा है कि ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसे ही संख्या बल के नाम पर सरकार ने वक्फ भी पास करवा लिया। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके लटक गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन ऐसे ही देखिए सरकार ने कई बिल पास करवाए हैं, तो सरकार के पास पूरी की पूरी थंपिंग मेजोरिटी तो है ही। तो मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू को डर नहीं है क्या? कुर्सी तो किसी की भी जा सकती है, और चंद्रबाबू नायडू के जो राजनीतिक पलटने का आदत है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए तो पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष के लिए कोई, अगर ये बिल कानून बन गया तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना। अब दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने भी इसमें राय लिखी है। उनका कहना है मोदी सरकार विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए एक और कानून चाहती है। अगर ये कानून बन गया तो कोई भी सरकार पलटी जा सकती है, किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है। वो चाहती है कि अगर कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहे तो उसे पद छोड़ना पड़ गया। कहने के लिए उसने उसमें प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ दिया, मगर सबको पता है एजेंसियां और पुलिस के खिलाफ तो कुछ करेंगी नहीं। जाहिर है ये कानून विपक्ष को धमकाने और फंसाने के लिए होगा, उसकी सरकारों को अस्थिर और गिराने के लिए होगा। इसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए भी किया जाएगा। अगर ये कानून बन गया तो वो चाहे जिस मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल में डालकर उसे हटाया जा सकता है। सीबीआई ईडी के जरिए ये काम करने के लिए बाएं हाथ को भी कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी विचारधारा का राज कायम करने की दिशा में एक और कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन के अध्याय का नया चैप्टर। अब संविधान और लोकतंत्र को अंतिम विदाई दी जा रही है। हम चीन के पैटर्न पर राजनीतिक व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि जब तक केंद्र की सरकार चाहेगी तब तक किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बना रहेगा। जब उसको लगेगा कि इसको पद से हटाना है तो फिर एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि किया गया है। आप मुझे बता दीजिए किस राज्य में चुनाव से पहले ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो लोकसभा चुनाव में जेल में डाल दिया गया था, बाद में बाहर भी आ गए, वो अलग बात है। लेकिन मतलब ऐसा तो कोई राज्य बचा ही नहीं है। तो उन पार्टियों के पास क्या विकल्प होता है? या तो बीजेपी में अपना विलय कर दें, या फिर वो जेल जाएं, या फिर उनकी पार्टियां तोड़ दी जाती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? विपक्ष ने साफ तौर पर कह तो दिया है कि वो बिल पेश ही नहीं होने देंगे, लेकिन संख्या बल तो है ना एनडीए के पास, और एनडीए की सरकारें इसको किस तरह से लेंगी? चंद्रबाबू नायडू इसको किस तरह से लेंगे? नीतीश कुमार अगर सोचने समझने की क्षमता है उनमें, जो कि है, मैं मानती हूँ, राजनीतिक तौर पर बहुत ही सजग है वो। जब उनको फैसले लेने होते हैं वो फैसले लेने के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। वो इसके बारे में क्या सोचेंगे? एनडीए के जो मौजूदा सहयोगी हैं, चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन राम मांझी जैसे लोग, क्योंकि ये कानून केवल मुख्यमंत्रियों पर लागू नहीं होता, ये केंद्र के मंत्रियों पर भी लागू होता है। ये तो मतलब अपने सहयोगियों को भी धमकाने का बहुत ही आसान प्रयास है। और इसी पर दोस्तों मनोज झा ने चुटकी भी ली है आज कि इस कानून के जरिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को निपटाने का प्रयास करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।